नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। 23 की तकरार, किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार, किसकी सरकार। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन टुडे की। भले ही विधानसभा चुनाव को अभी कुछ महीने बचे हों, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में माइंड गेम अभी से शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस नेतृत्व को निशाने पर लेकर एक दूसरे की घेराबंदी करती नजर आ रही है। बीजेपी के टारगेट पर कमलनाथ है तो कांग्रेस के निशाने पर सीएम शिवराज। ये रिपोर्ट देखिए। ये तो कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। अब कोई अपने आप को इस तरह से कहता भी नहीं है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह जो कह रहे हैं वो सही भी है। कांग्रेस में शुरू से ही आला कमान ही सीएम चेहरा तय करता आया है, लेकिन उनके इस बयान ने बीजेपी को फिर मौका दिया है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में है। वहीं सीएम फेस को लेकर कांग्रेस नेताओं के आए बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली है और कहा है कि कांग्रेस में अब कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान तो चलाया था, क्या हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, लेकिन अब अभियान चल रहा है कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान। एक के बाद एक नेता अब आगे आ रहे हैं। जो आगे आ रहे हैं वो आगे हैं, उनके पीछे कौन है, क्यों है? अब ये तो कमलनाथ सोचें कि वो स्वयंभू मुख्यमंत्री हो रहे हैं। सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस सीएम शिवराज के बहाने बीजेपी को घेरती रही है। कांग्रेस अक्सर ये कहती रही है बीजेपी में शिवराज सिंह के अलावा भी कई नेता कमान संभालने को आतुर दिख रहे हैं। हालांकि कमलनाथ के मसले पर कांग्रेस का क्या कहना है, ये सुन लीजिए। ये सब बीजेपी जो डरी हुई है इसलिए सब चीजें इस तरह की बातें करती हैं। कांग्रेस एक है और कमलनाथ जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अभी जो भारत जोड़ो पदयात्रा मध्य प्रदेश में हुई उसमें सभी नेता उनके साथ जम के चले और कमलनाथ जी के नेतृत्व में संपूर्ण हुई मध्य प्रदेश के अंदर। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर नेतृत्व ही है। कांग्रेस में शस्त्र प्रणाली पुरानी है और इस वजह से वो गुटबाजी जैसे मुद्दे पर घिर जाती है। तो कांग्रेस सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये दावा कर रही है कि कांग्रेस में अब लाइन क्लियर है और कांग्रेस की परेशानी थी बीजेपी अपने घर ले आई है। अब इन बयानबाजी से इतना तो तय है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर पहुंच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में आज आपको लिए चलते हैं सागर की देवरी विधानसभा। बुंदेलखंड की ग्रामीण परिवेश वाली सीट पर जनता का मिजाज न्याय के देवता जैसा है, यानी दोनों ही पार्टी को यहां बराबर मौका मिला है। 2 बार कांग्रेस से तो 2 बार बीजेपी प्रत्याशी को यहां विधायक चुना गया। विकास को लेकर जनता क्या चाहती है और 2023 को लेकर उनका क्या कुछ नजरिया है, आइए समझते हैं। सागर की देवरी विधानसभा। सागर नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पर बसा देवरी कस्बा ही इसकी पहचान है। प्राचीन किला, जैन मंदिर और यहाँ के पीतल के बर्तन पूरे बुंदेलखंड में मशहूर हैं। ये विधानसभा ग्रामीण परिवेश की है। ज्यादातर यहाँ आदिवासी समाज निवास करता है और ज्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ के माहौल से आपको ये नजर भी आ जाएगा। लेकिन बात सियासी करें तो यहाँ की सियासत भी उतनी ही सीधी साधी है। हर पार्टी को मौका देना जैसे यहाँ का रिवाज है। यहाँ ज्यादा वक्त तक किसी को निराश नहीं किया जाता। मौजूदा वक्त में 2 बार से कांग्रेस के हर्ष यादव विधायक हैं, लेकिन इसके पहले 2 बार बीजेपी को मौका दिया गया था। विकास उम्मीद से कम नजर आता है, लेकिन हकीकत क्या है ये जनता से बेहतर भला कौन बता सकता है। पहला मुद्दा राष्ट्रवाद। भारतीय जनता पार्टी के समय में देश का जो सर्वांगीण विकास हो रहा है तो वोट मोदी के लिए जाएगी, चाहे राज्य में चुनाव हो चाहे लोकसभा में चुनाव हो।
हमारा मुद्दा देवरी का विकास है, और देवरी का सिर्फ वो विकास नहीं जो कागजों पे हो, देवरी का वो विकास जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ज़मीनी विकास देवरी में ज़रूरत है। लंबे अरसे से कोई सत्ताधारी पार्टी का भी इधर कोई विधायक नहीं रहा। सबसे पहले तो देवरी विधानसभा में विकास महत्वपूर्ण है। विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर महत्वपूर्ण हैं। देखा जाए गड़ाकोटा रहली में विकास दिखता है, और विकास के लिए विधायक नहीं मंत्री तौर का नेता होना चाहिए। चुनावी माहौल अभी तो गर्मा रहा है। चुनावी माहौल के साथ ये है कि किसानों के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, जन समस्याएं हैं। इन्हीं सब समस्याओं को जो आगे आएगा लोग उनके साथ रहेंगे। 2018 में कांग्रेस के हर्ष यादव ने बीजेपी के तेजी सिंह राजपूत को मात दी थी। हर्ष यादव कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे, और कांग्रेस को भरोसा है कि कमलनाथ सरकार के काम और विधानसभा में कराया गया विकास ही उनका मुद्दा बनेगा, और जनता फिर से कांग्रेस का साथ देगी। तो मेरा फोकस रहा है कि इस कार्यकाल में, चूंकि मैं किसान परिवार से हूँ, तो मेरा हर समय फोकस रहा है कि किसान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाए। निश्चित रूप से प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी हमारे क्षेत्र में इतनी सारी नदी, नाले और साइडें हैं जहाँ पर स्टार डैम और बांध निर्मित हो सकते थे, और हुए भी हैं। बहुत सारे अभी हैं भी बाकी, मगर इसके साथ साथ बिजली की उपलब्धता पर्याप्त हो जाए, इसके लिए भी मैंने पिछले वर्षों में भी काम किया था। निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सरकार में बहुत सारी उपलब्धियाँ देवरी क्षेत्र को मिली हैं, मगर एक पीड़ा भी है कि 9 वर्ष के कार्यकाल में हम गौरझामर को कॉलेज का दर्जा नहीं दिला पाए, हम महाराजपुर को कॉलेज का, शासकीय कॉलेज की मान्यता नहीं दिलवा पाए, वहाँ खुलवा नहीं पाए। हमारा केसली जो सबसे बड़ा ब्लॉक है, आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ नगर पंचायत की उपलब्धि नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से भेदभाव लोगों ने किया देवरी के साथ, कि इन नगर पंचायतों को दर्जा नहीं दिया गया, पर छोटी छोटी पंचायतों को मिलाकर नगर पंचायत बना दी। जिले में बहुत सारी नगर पंचायत बनी हैं। इस तरह का आचरण कहीं ना कहीं जनता देख रही है, समझ रही है कि भेदभाव किस क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। आने वाले समय में वक्त आएगा, जनता इसका जवाब देगी। हालांकि बीजेपी की राय कांग्रेस से बिल्कुल उलट है। बीजेपी की नजर में विधानसभा क्षेत्र पिछड़ गया है। कांग्रेस विधायक के कार्यकाल में क्षेत्र 10 साल पीछे चला गया है, और उनका दावा है कि जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी अच्छे मतों से परचम लहराएगी। ये जवाब देवरी की जनता ने दिया है इन चुनाव के माध्यम से, चाहे जनपद का चुनाव हो चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, कि जिस तरह से 10 वर्षों से कांग्रेस के विधायक होने के बाद भी देवरी में विकास जिस गति से होना था वो नहीं हो पाया। जनप्रतिनिधि की चाहे शिथिलता कहें, उनकी ये कहें कि सक्रियता नहीं रही इन मुद्दों को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी जो विकास अन्य हमारे विधानसभा क्षेत्रों में, जिले में, प्रदेश में हो रहे हैं, देवरी भी कहीं ना कहीं अगर अछूता रहा है, तो हम लोगों का प्रयास है कि हम पूरी ताकत के साथ इस बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक देवरी से बनाएंगे। कांग्रेस के लिए ये राह आसान नहीं है। यहाँ की जनता ने 10 साल से ज्यादा वक्त तक किसी को मौका नहीं दिया है। वहीं पूर्व विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने भी चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हालांकि ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि समीकरण ऐन वक्त तक बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन होता वही है जिसका मन जनता बना लेती है। प्रदीप पांडे, बंसल न्यूज, देवरी। तो देवरी के सियासी समीकरण समझने के बाद चलिए इसका सियासी इतिहास भी देख लेते हैं। सागर जिले की अहम विधानसभा सीट इसे कहा जाता है। बता दें कि सीट पर 2 बार से कांग्रेस का कब्जा लगातार बना हुआ है। वहीं इसके अलावा कांग्रेस के हर्ष यादव अभी मौजूदा विधायक हैं, और लगातार जनता ने यहां पर दोनों ही पार्टियों को मौका दिया है। 2018 में यादव ने तेजी सिंह राजपूत को हराकर ये सीट अपने नाम की थी। 2003 और 2008 के चुनाव में यहां से बीजेपी जीती थी। वहीं आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हर्ष यादव फिलहाल यहां के विधायक हैं, और विधानसभा में करीब 2 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो लगातार इस सीट की जीत किसके नाम होगी इसे तय करते हैं।
हमारे अगले सेगमेंट बोले तो नेताजी का, जहां मिलिए विंध्य के ऐसे नेता से जो अलग विंध्य की मांग को उठा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की। नारायण त्रिपाठी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही पार्टियों से चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। फिलहाल वो बीजेपी में है और 2023 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो चलिए नारायण त्रिपाठी से जानते हैं 23 की रणनीति। बंसल न्यूज के विशेष कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं इस्लाम। हम मैहर विधानसभा से आज मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के साथ में हैं। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी 2023 के चुनाव को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से वो 2023 के चुनाव में जाएंगे। आइए मिलते हैं मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी से। मेरी 2023 की जो लड़ाई है वो विंध्य के पुनर्निर्माण को लेकर है। मैं कई बातें करता हूँ कि हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर और समृद्ध हिंदुस्तान, और ये आत्मनिर्भर और समृद्ध हिंदुस्तान तब होगा जब राज्य आत्मनिर्भर और समृद्ध हो जाएंगे। राज्य आत्मनिर्भर और समृद्ध हो जाएंगे तो राष्ट्र अपने आप आत्मनिर्भर समृद्ध हो जाएगा। राज्य आत्मनिर्भर समृद्ध तब होंगे जब राज्य छोटे छोटे बनेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 राज्य बनाए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। कोई जाके तीनों को देख ले कि सच्चाई में किस तरह डेवलपमेंट हुआ है। कानून व्यवस्था मजबूत होती है, आवाजाही आसान हो जाती है, पहुंच आसान हो जाती है। हमारे राष्ट्रगीत में विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, आगे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध चला गया पाकिस्तान में, विंध्य का विलय कर दिया गया मध्य प्रदेश में, तो राष्ट्रगान भी हमारा अधूरा हो गया। उस राष्ट्रगान को भी पूर्ण करना चाहिए, राष्ट्रगान भी पूर्ण हो। तो ये मेरा जो पहला प्रयास है, मेरी जो पहली लड़ाई है, ये हिस्सा बांट और घर की लड़ाई है। मध्य प्रदेश से हम विंध्य प्रदेश जो हमारा पहले था, हम उसको चाहते कि उसका पुनर्निर्माण हो जाए, जिससे हमारे बाल बच्चों का भी बेहतर भविष्य हो। यहाँ खनिज संपदा है, हमारे यहाँ धार्मिक नगरियाँ हैं, जहाँ राम की तपोभूमि, राम की कर्मभूमि, जहाँ राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। जन प्रधान देश नहीं, ये कर्म प्रधान देश है। तो हम विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए, यदि अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यदि बात कर रहे हैं, तो ये बागी और बगावत नहीं कहलाता। मैं भारतीय जनता पार्टी का मिले हूँ। हम ऊपर वाले से चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह चलती रही। प्रधानमंत्री जी मोदी जी बहुत इसी तरह देश का काम करते रहे, परंतु ये संभव नहीं है कि हमारे विंध्य की उपेक्षा हो और हम मूक दर्शक बने, लाचार बेबस बैठे हाथ में हाथ रखे देखते रहे। ये संभव नहीं। यह लड़ाई हमें लड़ना पड़ेगा। मैं विंध्य के पुनर्निर्माण की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे विश्वास है चुनाव के पहले शिवराज जी इस मैहर को जिला बनाएंगे। अब इसके बाद जो मामला 3 सीमेंट प्लांट है, 3 सीमेंट प्लांट बहुत पुराने हो चुके हैं, कोई नए प्लांट नहीं है। जब प्लांट कोई आता है तो उस दौरान तमाम लोग काम में लग जाते हैं। तो 80% लोग यहाँ लोकल लोग काम कर रहे हैं। 80% से कम कोई लोग, तीनों प्लांट में सभी लोग लोकल काम कर रहे हैं। जहाँ जितना जो करना चाहिए, जितना बनता है, लगातार फैक्ट्रियों में दबाव बनाते हैं, काम में रखवाते हैं, काम में लगवाते हैं। जहाँ वक्त आता है हर हाल में लोगों को लगाने का काम किया जाता है। तो ये थे मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने कहा चुनाव आने के पहले ही मैहर को जिला बनाने की घोषणा की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज, मैहर। चलिए अब आपको लिए चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां के फेमस आलू बड़े और पाव का जायका क्षेत्र की जनता को खूब लुभाता है। आजादी के दौर से चली आ रही इस दुकान पर उज्जैन के विकास और 2023 को लेकर क्या चुनावी जायका है, आइए जानते हैं। बंसल न्यूज की खास पेशकश चुनावी जायका। आज हम बात करते हैं उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध फेमस आलू बड़े की दुकान, जो आप देख रहे हैं ये आज़ादी के समय से बनी हुई है और आज़ादी के बाद से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आलू बड़े और पाव का यहाँ व्यवसाय करते हैं और पूरी उज्जैन आलू बड़े का स्वाद लेने यहाँ पर आती है। और आप चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, बड़ी तादाद में आकर यहाँ आलू बड़े और पाव का स्वाद लेते हैं। बात करें मुंबई जैसा जो वड़ा पाव मिलता है, उसी को आज आलू बड़ा और पाव के नाम से उज्जैन में प्रसिद्ध है। हम यहाँ के दुकानदार हैं। भैया कितनी पुरानी दुकान है और क्या क्या इसमें मिक्स करते, कैसे स्वाद आता है इसका? जी, विगत 50 वर्षों से सेवारत हैं हम लोग और इसमें मिर्ची का जायका रहता है और कच्चे प्याज डाले जाते हैं। बात करें कितने नग रोज बिक जाते हैं, कितना का व्यापार हो जाता है? 1000 नग रोज बिक जाते हैं हमारे। उससे हमारी सेवाएं निरंतर तैयार। इस जायके के बीच आने वाला साल चुनाव का है, क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? जी, जिसका काम होगा
उसकी सेवाएं होंगी। जिस तरह हमारा काम है, हमारी सेवाएं हैं। जिस प्रकार इनकी सेवाएं हैं वैसे ही अगर जो काम करेगा उसका स्वाद होगा। आप देखते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग आलू बड़े और पाव का स्वाद ले रहे हैं और इसमें मिर्ची जो रहती है वो इस बार चुनाव में मिर्ची देखने को मिलेगी कि बीजेपी की तरफ मिर्ची लगती है या कांग्रेस में लगती है। भैया क्या कहेंगे, इस बार आलू बड़े का आपने स्वाद चखा है और आने वाला चुनाव क्या कहता है? आलू बड़ा का स्वाद क्योंकि बरसों पुरानी दुकान है और इसका स्वाद अगर एक बार आप खाने लग जाओ तो बार बार खाओगे, ये इसका तरीका है। साथ ही चुनाव की जो मिर्ची है वो तो कांग्रेस को लगेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, आज आप देख लो महाकाल लोक, आप वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार के नाम पर जो आज पर्यटक इस उज्जैन में पधार रहा है, अब तो संभव ही नहीं है, कांग्रेस तो खत्म। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? आप भी आलू बड़े का स्वाद ले रहे हैं और आने वाला चुनाव क्या कहता है? आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा और वही एक तरफा जीतेगी। क्या काम किए बीजेपी ने? बहुत साहब अनेक कार्य किए। अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। आपने भी आलू बड़े का स्वाद लिया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आलू बड़े की बात, उसके बाद फिर राजनीतिक पे क्या कहेंगे आप इस बार? जैसे मूंगफली खाते हैं हम, सेव परवल खाते हैं तो हमारा हाथ रुकता नहीं है। ऐसे जो यहाँ का आलू बड़ा जब इसको अपन खाना शुरू करते हैं तो ऐसी इच्छा होती है कि 2 आलू बड़े खा ले कम से कम। तो जो वादे किए जाए वो पूरे करना चाहिए। जैसे कि आप देख लीजिए, शिप्रा नदी को शुद्ध करने की बात हो या खान डाइवर्सन के पैसे खाने का काम हो, वो सारे काम इन्होंने करे हैं। महाकाल लोक में तो आदरणीय कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद उसका स्वरूप और निखरा। उज्जैन शहर में 13 कॉलोनियों के लोग दुर्गंध में जीने को मजबूर है। टेंचिंग ग्राउंड सिटी में बना रखा है। हर लोग बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। बिल्कुल, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपने भी आलू बड़े का स्वाद लिया है, आने वाला साल चुनाव का क्या कहेंगे आप? आलू बड़े तो बहुत टेस्टी हैं और आने वाला साल जो है पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का ही होना है। भैया स्वाद कैसा है इनके आलू बड़े का? एक नंबर स्वाद सर। चुनाव का स्वाद किसकी तरफ जाएगा? बीजेपी। देख सकते हैं ये भी चुनाव के जो जायका है, अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ खट्टे स्वाद निकल के आ रहे हैं, कुछ तीखे स्वाद निकल के आ रहे हैं, कुछ मीठे स्वाद निकल के आ रहे हैं। लेकिन ये तो देखना ही होगा जब देवीस का जो बिगुल बजा है उसमें बीजेपी हावी होगी या कांग्रेस हावी होगी। अगली बार मुलाकात करेंगे अलग जायके के साथ। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। चलिए अब जन का मन भी टटोल लेते हैं। हमने ग्वालियर में आम लोगों से बात कर उनकी राय जानी है और जाना कि वो 2023 में क्या चाहते हैं। 2023 में जो चुनाव आ रहा है, वैसे सरकार तो इस बार जो हमारे यहाँ सरकार रही है उसमें पहले कांग्रेस भी रही है, बाद में बीजेपी आ गई है, तो दोनों सरकारों ने काम किए हैं। और चुनाव में मुद्दे जो रहेंगे वो बेरोजगारी रहेगी और बाकी महंगाई है और सड़क, पानी, बिजली। और बिजली में ऐसी समस्या नहीं है, बिजली की समस्या थोड़ी अलग टाइप की है। यहाँ पे बिजली की समस्या ऐसी नहीं है कि नहीं आ रही है, बिजली आ रही है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन बिलों की जो है मतलब कुछ भी बिल आ रहे हैं, तो वो समस्याएं, ऐसे सारी मुद्दे हैं जो चुनाव में रहेंगे। आज ग्वालियर शहर के अंदर ये प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर आप दिल्ली में अगर हम 320 और 440 अगर हम AQI की बात करते हैं, तो ग्वालियर के अंदर भी कम से कम 320 से लगातार ऊपर प्रदूषण का स्तर चल रहा है। ना तो इस पे कोई बात करने को तैयार है, ना कोई सिस्टम बनाने को तैयार है। मेन जो कारण रहा है वो अमृत योजना रही है। अमृत योजना के अंदर जो इन्होंने शहर भर की जो खुदाई करी हुई है, उसके बाद आज तक वो जो है प्रदूषण का कारण बन रही है। ग्वालियर में शहर के अंदर और ग्रामीणों के अंदर अतिक्रमण, भूमि माफियाओं का इतना अतिक्रमण है कि लोग आप उससे तरस हैं। ये मुद्दे है, इस पर कोई काम ही नहीं दे रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा प्रशासन। क्यों? प्रशासन अपनी मनमर्जी से SDM को ऑर्डर कर देता है, SDM अपनी मनमर्जी कर देती है। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी का। आदमी के पास काम नहीं है और मिडिल क्लास के व्यक्ति की इतनी इनकम नहीं है, उसके लिए अब महंगाई रोटी पर भी बन पड़ी है। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।